दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों पिछले 10 सालों के दरमियान एक जुमला आपने खूब सुना और जुमला कभी एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सुना और फिर 10 साल बाद उसे दोहराते हुए भी सुना। आखिर क्या है वो जुमला, जरा आप भी देख लीजिए। पूरे देश को गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो देखा आपने, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन न खाऊंगा न खाने दूंगा का जुमला सिर्फ जुमला बनकर रह गया। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर जो बातें कहते हैं वो जुमला कैसे बन जाती है। कई सारे मोर्चों पर, चाहे वो विदेश नीति का मामला हो, चाहे पाकिस्तान से निपटने का मुद्दा हो, चाहे इस देश में शिक्षा स्वास्थ्य की जीडीपी का मसला हो, चाहे इस देश की तरक्की का मसला हो, हर मुद्दे पर आप देखें प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं अक्सर उसके उलट बातें सामने आती हैं। और ये मामला तो उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है जिसकी चर्चा मैं आज आपको करने जा रहा हूं। मामला गुजरात का है, उसी गुजरात का जहां नरेंद्र मोदी 12.5 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, उसी गुजरात का जिस गुजरात मॉडल को पूरे देश में एक मॉडल की तरह चुनावी रूप से उसकी ब्रांडिंग करके 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, और उसी गुजरात का जिस गुजरात से निकलकर नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद का सफर ही तय नहीं किया, बल्कि उस गुजरात मॉडल को कथित तौर पर पूरे देश के सामने इस ढंग से थोपने की कोशिशें हुई कि पूरे देश को ऐसा लगा कि वाकई गुजरात मॉडल इस देश का चाल चरित्र और चेहरा बदल देगा, इस देश की तकदीर को बदल देगा। लेकिन उस गुजरात मॉडल की तकदीर बदलने वाली उस तथाकथित कहानी या फसाना जो भी आप समझे, उसमें यदि एक तालुका में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का बेटा 71 करोड़ रुपए के महा घोटाले का हिस्सा बनता हुआ नजर आए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के लोगों को पर तंज कसते हुए जो बातें कही थी कि मनरेगा को, जो आपकी फेल्योर का दस्तावेज है, उसे ढोल पीट पीट कर जिंदा रखेंगे। तो क्या इसीलिए ढोल पीट पीट कर जिंदा रखा है? मामला दरअसल बड़ा अजीबोगरीब है। मामला एक आदिवासी बहुल गुजरात के जिले दाहोद का है, और उस दाहोद में एक कस्बा है। मेरे पास पूरी की पूरी उसकी रिपोर्ट है, और द इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट छापी है वो भी आप अभी हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहां पर देवगढ़ बेरिया और एक और कस्बे में डीआरडीए के अधिकारियों ने जांच शुरू की। डीआरडीए यानी डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, और डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के जांच में बीएम पटेल उसके निदेशक हैं, उन्होंने जांच की तो बड़ी अजीबोगरीब बातें सामने आई। जांच में पाया गया कि तकरीबन 35 ऐसी कंपनियों और एजेंसियों ने मनरेगा के नाम पर प्रोजेक्ट उठाया, पेमेंट लिया, फर्जी रूप से कार्य पूर्ण होने की जानकारी दी और पैसे उठाकर चलते बने, यानी बड़ा घोटाला किया। और उन 35 कंपनियों में दो कंपनियों का जिक्र ऐसा है जिन दो कंपनियों में देवगढ़ बेरिया के विधायक और राज्य सरकार के मंत्री बच्चू खाबड़ा के बेटे बलवंत खाबड़ा और किरण खाबड़ा की दो कंपनियां हैं। अब बलवंत खाबड़ा और किरण खाबड़ा की कंपनियों की बात यदि हम करें तो बलवंत खाबड़ा और किरण खाबड़ा की दो कंपनियों के नाम है राज कंस्ट्रक्शन और राज ट्रेडर्स। राज कंस्ट्रक्शन और राज ट्रेडर्स नाम की कंपनी ने 71 करोड़ रुपए का काम लिया और काम को पूरा करने का फर्जी सर्टिफिकेट पेश करके पैसे उठा लिए। जब ये जांच आगे बढ़ी तो इसके बाद बच्चू खाबड़ा के बेटे बलवंत खाबड़ा को गिरफ्तार किया गया, और इसके साथ साथ एक अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया है। उस अधिकारी का नाम है दर्शन पटेल। दर्शन पटेल नाम का अधिकारी देवगढ़ बेरिया इलाके जिस जिले में आते हैं, दाहोद जिले में, वहां का तालुका विकास अधिकारी यानी टीडीओ है। यानी अधिकारियों की मिली भगत से 35 कंपनियों ने पैसा उठाया, और उन 35 कंपनियों में दो कंपनियां ऐसी आ रही है जिसमें एक की तो पूरी तरह संलिप्तता की बातें सामने आ रही है, और वो कंपनी राज्य सरकार के मंत्री के बेटे की है। आखिर ये कैसे संभव हुआ? आदिवासी बहुल जिले के लोगों के लिए मनरेगा का पैसा बंदर बांट करना, ये कहां तक न्यायपूर्ण है, कहां तक न्याय संगत है, और कहां तक इसे भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री के दावे को खोखला साबित करने की इस मुद्दे में ताकत है?
इन सारी परिस्थितियों को आप देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है कि राजनेताओं की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम तरह की बातें कहते रहे, उनकी नाक के नीचे ये सब चलता रहा। गुजरात में मुख्यमंत्री समेत उप मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को उन्होंने बदल दिया, लेकिन मिला क्या? बच्चू खाबड़ा जैसे मंत्री लाए गए, जिन मंत्री का बेटा मनरेगा जैसे पैसे, जिसमें 300, 400, 500 रुपए दैनिक के हिसाब से मजदूर को मिल नहीं पाते हैं, उतने इतने छोटे रकम वाली स्कीम में उसमें भी भ्रष्टाचार, उसमें भी 71 करोड़ रुपए की बंदरबाट। आखिर ये कौन सा गुजरात मॉडल है? मनरेगा मैन रघुवंश प्रसाद सिंह की आत्मा आज क्या कह रही होगी? क्या इसीलिए मनरेगा लाया गया था कि मनरेगा की बंदरबाट नीचे में हो? अब तक सुनने में आता था कि मुखिया और प्रधान जैसे लोग कथित तौर पर मनरेगा के पैसों की बंदरबाट में अपना हिस्सा कमीशन के तौर पर लेते हैं, लेकिन यहां तो हिस्सा छोड़िए, यहां तो सीधे 71 करोड़ रुपए उठा लेने की बात है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भ्रष्टाचार करें तो क्या वो शिष्टाचार है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बाल बच्चे यदि भ्रष्टाचार करें तो ये शिष्टाचार है? ये कौन सी नई रवायत मौजूदा दौर में चुनावी हिंदुत्व के चरमोत्कर्ष में देश के सामने रखी जा रही है? पूरे देश को कहा जा रहा है हिंदू खतरे में है, जागो हिंदू जागो, और 5 किलो राशन के लिए लाइन में लागो, और मंत्री के बच्चे 71 करोड़ रुपए लेकर भागो। ये पूरी स्कीम जिस प्रकार से गुजरात में चलाई जा रही है, उसके बाद क्या इस मामले की जांच ईडी को नहीं करनी चाहिए? क्या ईडी जो गुजरात समाचार के दफ्तर तक पहुंची है, गुजरात समाचार के मालिक को, बुजुर्ग मालिक को गिरफ्तार कर रही है, वो ईडी बच्चू खाबड़ा और उनके बेटे को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकती? वो ईडी उस पूरे इलाके में जो भी लोग चाहे जिस पार्टी से संबंधित हो उन्हें गिरफ्तार करने क्यों नहीं जाती? क्या वो ईडी भी पिंजरा बंद तोता बन चुकी है? मौजूदा दौर में सियासत जिस तरफ जा रही है, मौजूदा दौर में जांच एजेंसियां जिस तरह से बदले की भावना से कार्रवाई कर रही हैं, और मौजूदा दौर में इस देश की जांच एजेंसियों और सत्ता के दावे जिस प्रकार से खोखले साबित हो रहे हैं, उसके बाद तो साफ दिखाई देता है कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कहना क्या चाहती। और ये कोई नई बात नहीं है। मनरेगा स्कीम के तहत बहुत बड़ी रकम दी जाती है, बहुत बड़ी रकम दी जाती है केंद्र सरकार की तरफ से। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत उसका एलोकेशन होता है, अलग अलग राज्यों को पैसा जाता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को वहां से पैसा जाता है, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट यानी जिले को जब पैसा जाता है तो स्थानीय निकायों और पंचायती राज विभाग, जिसके तहत तमाम लोकल बॉडी के प्रतिनिधि आते हैं, उनके माध्यम से और स्थानीय ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से गरीब मजदूर लोगों को साल में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। यानी उन्हें 100 दिनों तक या तो रोजगार दिया जाएगा, या रोजगार नहीं मिलेगा तो उन्हें पैसा दिया जाएगा। नरेगा के नाम से एक कानून 2006 में पास हुआ, और तत्काल बाद उसका नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा, उसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया, और तब से उसे शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा कहते हैं। उस मनरेगा के तहत गरीब लोगों की, मजदूर वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने की मंशा से यूपीए 1 की सरकार के दरमियान जो स्कीम लाई गई, उस स्कीम को संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही तंज भरे अंदाज में कहा था, कांग्रेस के लोगों को संबोधित करते हुए, कि ये आपके फेल्योर का दस्तावेज है और इसे ढोल पीट पीट कर वो जिंदा रखेंगे। क्या इसीलिए जिंदा रख रहे हैं ताकि उनके मंत्री इसमें भ्रष्टाचार करते रहे? और भ्रष्टाचार और प्रधानमंत्री की बातें, इन दोनों को आप जोड़ करके देखें तो कहां कहां जोड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी और भ्रष्टाचार का मुद्दा, इन दोनों को जोड़कर देखें तो कहां कहां देखेंगे? अजीत दादा चक्की पीसिंग, अजीत दादा यानी अजीत पवार आज किसके गठबंधन के साथ है? जिनके ऊपर ईडी का नोटिस मिला या ईडी के नोटिस का खतरा था, महाराष्ट्र में पूरी पार्टी उधर चली गई। बिहार में जब जनता दल यूनाइटेड एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन बनाने की भूमिका में सबसे आगे खड़ा था, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेताओं के और कुछ करीबियों के ऊपर, एक आध एमएलसी के ऊपर भी सीधी सीधी ईडी की कृपा हुई, और ईडी कृपा के बाद आपने देखा कि जनवरी 2024 आते आते ये पार्टी भी एनडीए के फोल्ड में चली गई। तब सवाल उठता है कि बच्चू खाबड़ा के बेटे बलवंत खाबड़ा और किरण खाबड़ा पर कार्रवाई कब? किरण खाबड़ा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, बलवंत खाबड़ा की गिरफ्तारी हो गई है।
मंत्री के बेटे हैं बलवंत खाबड़ा, लेकिन उसके बाद भी जांच एजेंसियां वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। लोग कैसे भरोसा करेंगे नरेंद्र मोदी के दावे पर? क्या नरेंद्र मोदी जैसे प्रज्ञा ठाकुर को दिल से माफ नहीं करते हैं, इन्हें भी दिल से माफ नहीं करेंगे? इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत में भ्रष्टाचार जमीन तक जड़ जमा चुका है। और जब भ्रष्टाचार जमीन तक जड़ जमा चुका है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी लोग, किसी भी फील्ड के लोग हो, बिना रिश्वत दिए कहीं काम नहीं होता। और जब हर जगह भ्रष्टाचार अपनी इतनी मजबूत जड़ें जमा चुका है, तो उस परिस्थिति में क्या दलीय भावना से की गई कार्रवाई से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या बच्चू खाबड़ा के बेटे को छोड़ देने से, जो भाजपा के मंत्री हैं बच्चू खाबड़ा गुजरात में, उनके बेटे को छोड़ देने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? और क्या जांच एजेंसियों के द्वारा विपक्ष के लोगों को परेशान करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? कई सारे राज्यों में, आपने कितने राज्यों में भी देखा है कि सीएजी की रिपोर्ट आई है, उस पर चर्चा हुई हो, लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट को लेकर चर्चा कर रही हो। आज दौर गोदी सेठ और गोदी मीडिया का है। गोदी मीडिया का एक एंकर जो इधर से उधर, इस चैनल से उस चैनल घूमता रहता है। तकरीबन दशक भर पहले सबने देखा था करोड़ों की वसूली के मामले वाले एक स्टिंग ऑपरेशन में सीधे सीधे इन्वॉल्व होते हुए और फिर जेल की हवा खाते हुए। और गुजरात में जिस तरह से भ्रष्टाचार ने जमीन पर जड़ें जमाई है, क्या वो देश के बाकी राज्यों से अलग है, या बाकी राज्यों को भ्रष्टाचार के मामले में भी पछाड़ता चला जा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल तब भी है कि जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चल रहा था, फिर आज कहां है वो अन्ना हजारे? आज कहां है उनकी इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाली टीम? क्या उसे बच्चू खाबड़ा दिखाई नहीं देते? क्या आज सीएजी में विनोद राय जैसे लोग नहीं हैं जो भ्रष्टाचार को उजागर कर सके और फिर न्यायालय में यदि गलत पाया जाए तो जाकर माफी भी मांग सके? दरअसल विकास का मुद्दा और भ्रष्टाचार का मुद्दा दोनों अलग अलग चीजें हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार जब 2013-14 के दरमियान दिल्ली में बनाने की तैयारी चल रही थी और अंततः 14 की मई में कामयाबी मिल भी गई, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिस तरीके से सेलेक्टिव तरीके से जांच एजेंसियों के माध्यम से कार्रवाई की कोशिशें शुरू की, उसके बाद जमीनी स्तर के भ्रष्टाचार जहां भारतीय जनता पार्टी का राज है, क्या उस पर कोई कार्रवाई किसी ने देखी? हमने तो यही देखा कि हेमंता बिश्व शर्मा जब कांग्रेस में थे, उन्हें ईडी का प्रेम पत्र मिला, वो भाजपाई हो गए। मुकुल रॉय जब टीएमसी में थे, उन्हें ईडी का प्रेम पत्र मिला, वो भाजपाई हो गए। शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में थे, उन्हें ईडी का प्रेम पत्र मिला, वो भाजपाई हो गए। छगन भुजबल जब शरद पवार के साथ थे, उन्हें ईडी का प्रेम पत्र मिला, वो भाजपाई हो गए। भाजपा के सहयोगी हो गए। अजीत पवार भी भाजपा के सहयोगी हो गए। एक नाथ शिंदे के साथ एक पूरी फौज शिवसेना से निकलकर, राजनीतिक फौज जो कही जाती है, वो भाजपाई हो गई। और कितने ऐसे उदाहरण आप देख करके चलेंगे। और जो नहीं हुए, उन्हें जेल जाना पड़ा। अनिल देशमुख ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए, सोशल मीडिया चैनल से बात करते हुए तमाम तरह की बातें, और ईडी को कैसे विपक्ष टॉर्चर एजेंसी के तौर पर काम करती है, वो करते हुए देखा। लेकिन ना तो ईडी, ना ही इनकम टैक्स और ना ही सीबीआई, किसी ने आपने नहीं सुना कि जो डीआरडीए ने जो जांच की है, मंत्री के बेटे को जो गिरफ्तार किया है, उसके बाद ईडी ने आगे बढ़कर उस केस को टेक ऑफ किया हो, उस केस को अपने हाथ में लिया हो, टेकअप किया हो? किसी ने नहीं सुना होगा। तो आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चाहे जो भी बात करे, जमीनी हकीकत इससे उलट नजर आती है। कितने डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, जिस किसी राज्य में भाजपा की सरकार है, वहां विपक्ष शासित राज्यों से क्या कम भ्रष्टाचार है? कौन सी ऐसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार है जो ये दावे के साथ कह सके कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा उसके यहां, वहां पर भ्रष्ट लोग नहीं है? लेकिन कार्रवाई सिलेक्टिव क्यों, नैरेटिव सिलेक्टिव क्यों? और आखिर जनता कब तक इस भ्रष्ट सिस्टम में पिसती रहेगी? ये सवाल मौजूदा दौर का सबसे बड़ा सवाल तब बन जाता है जब सत्ता का संरक्षण प्राप्त मंत्री का बेटा 71 करोड़ रुपए मनरेगा स्कीम के खाने वाले लोगों की जमात में शुमार हो जाता है। और राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, कड़ी निंदा करने के लिए विख्यात हो चुके रक्षा मंत्री, वो राजनाथ सिंह
क्या कहते हैं, अभी कुछ साल पहले का उनका बयान वायरल हो रहा है, भाजपा सरकार में, मोदी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही। कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एफआईआर के लिए कहा, तब भी मंत्री विजय शाह का इस्तीफा नहीं हुआ। और अब बच्चू खाबड़ा का भी इस्तीफा नहीं होगा। तो इस्तीफा किसका होगा? क्या इस्तीफा हेमंत सोरेन का होगा, जिसके खिलाफ कुछ साबित नहीं किया जा सकता? क्या इस्तीफा अरविंद केजरीवाल का कराने की कोशिश की जाएगी और इन दोनों मुख्यमंत्रियों को, सिटिंग सीएम को जेल जाने पर मजबूर किया जाएगा? गुजरात मॉडल की इस हकीकत को जानने के बाद अब लोगों को नरेंद्र मोदी के न खाऊंगा न खाने दूंगा वाले दावे पर शक होने लगा। और नरेंद्र मोदी का दावा शक के दायरे में क्यों है? नरेंद्र मोदी का दावा शक के दायरे में इसलिए है क्योंकि 11 साल अब होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए, और इन 11 सालों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होते किसी ने नहीं देखा। अभी पिछले साल की ही बात है, एक मीडिया कंक्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, और उस मीडिया कंक्लेव में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कहां से की थी? उन्होंने शुरुआत यहां से की, और उनके शब्दों को कोट अनकोट में पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, जब उन्होंने ये कहा था कि पहले आप मीडिया वालों को भ्रष्टाचार की खबरों पर टीआरपी मिलती थी, और अब आपके पास वक्त आ रहा है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की खबरों से टीआरपी मिले। क्या आपने कभी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई या किसी को सजा होने की खबरों पर टीआरपी मिलते हुए देखा? चारा घोटाले में लालू यादव को भी सजा हुई तो मनमोहन सिंह के दौर में पहली सजा हुई, जिसके बाद उनका चुनाव लड़ना बंद हो गया। वो 2013 का सितंबर था, नरेंद्र मोदी के दौर में नहीं हुई थी। हालांकि लालू यादव कहते हैं कि इस मामले में उन्हें फंसाया गया, ऊपरी अदालत में उनकी अपील भी लंबित है, लेकिन फिलहाल वो चुनाव नहीं लड़ सकते। रशीद मसूद के ऊपर सजा हुई। नरेंद्र मोदी के दौर में आपने किस पर सजा होते हुए, किस बड़े नेता को भ्रष्टाचार के ऊपर सजा होते हुए देखा? बच्चू खाबड़ा और उनके बेटे तो छोटी मछली हो सकते हैं, यहाँ बड़े बड़े नेताओं के बेटे तो खेल संस्थाओं में चले जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं में भी चले जा रहे हैं। बड़े बड़े राजनेताओं के बेटे टिकट प्राप्त करके मंत्री बन रहे हैं, वंशवाद और परिवारवाद की पराकाष्ठा को और ऊपर लेकर जा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में भारतीय जनता पार्टी का गुजरात मॉडल इस तरह बिखर जाएगा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और भाजपा के मंत्रियों के बाल बच्चों को भ्रष्टाचार करने की इजाजत अप्रत्यक्ष तरीके से देता रहूंगा। यही नैरेटिव यदि चलाना था तो फिर इस देश को इतने बड़े जुमले की जरूरत क्या थी? क्या यह देश जुमलों को सुनने का आदी हो चुका है? अलग अलग दौर में अलग अलग राजनीतिक फकीर आए, देश की तकदीर बदलने का दावा करने वाले दो दो फकीर तो देश के प्रधानमंत्री बन गए, और किस तरह से तकदीर बदलने की कवायद की वो भी आपने देखा। लेकिन भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर इस देश में कई सरकारें बनी, कई सरकारें गिरी, भ्रष्टाचार अनवरत रूप से बढ़ता चला गया, ऊपर से पेनिट्रेट करते हुए नीचे तक पहुंच गया, और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात तो छोड़िए, कमी आते हुए भी, अंकुश लगते हुए भी आज तक किसी ने नहीं देखा। तो जब आज तक किसी ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगते हुए नहीं देखा, तो क्या वक्त आ गया है कि निदान जनता लोकतांत्रिक तरीके से खुद ही ढूंढने की तरफ आगे बढ़े? देखिए, लोकतंत्र में सिविल सोसाइटी और जनता की भूमिका बड़ी होती है, लेकिन सिविल सोसाइटी आज के दौर में टुकड़े टुकड़े, गैंग और पता नहीं कौन कौन सी शब्दावलियों से भी घोषित कर दी जाती है। सरकार दलितों और आदिवासियों को क्या संदेश देती है? ये आदिवासी बहुल जिले का मामला है, दाहोद का। पहले कहा गया जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने कि दलितों के लिए इतना बड़ा काम हुआ कि दलित राष्ट्रपति बनाया गया, देश को दूसरा दलित राष्ट्रपति मिला। जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी तब भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोल पीटने लगे, पहली बार कोई आदिवासी राष्ट्रपति बनी। लेकिन आदिवासी को, एक व्यक्ति को, एक महिला को देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचा देना निश्चित ही स्वागत योग्य कदम है। लेकिन आदिवासी बहुल जिले में मनरेगा का पैसा डकार कर भ्रष्टाचार कर जाना, क्या यह आदिवासियों के हितों से खेलना नहीं है? इस सवाल के साथ आपको यहीं छोड़े जाता हूं, और कमेंट बॉक्स में आपसे प्रतीक्षा रहेगी कि आखिर
किस प्रकार के भ्रष्टाचार को मौजूदा दौर में लेजिटिमेसी दी जा रही है और संस्थागत रूप ले चुके इस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के लिए मोदी सरकार ने 11 सालों में क्या किया, ये अवलोकन का विषय है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।